द ग्रोथ ऑफ सूफीज़म। अब हम बात करेंगे कि सूफीज़म के बारे में, ठीक है। इस्लाम के बारे में हमने बात करी, अब सूफीज़म के बारे में बात करेंगे। तो इस्लाम के अर्ली सेंचुरीज़ में, मतलब जब इस्लाम शुरू शुरू में आया ही था, एक ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल था जिनका नाम था सूफीज़, जो कि एसेटिज़म की तरफ बढ़ गए, मिस्टिसिज्म की तरफ बढ़ गए, क्योंकि इस्लाम में अब मटीरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, कैलिफेट का एज अ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो कैलिफेट का बहुत ज़्यादा मतलब वो पॉलिटिकल पावर की तरफ खींच रहा था, रिलीजन से दूर जा रहा था। तो सूफिज़म एक अलग ग्रुप निकल गए जिन्होंने मिस्टिसिज्म और एसेटिज्म के ऊपर वर्क किया। वो बहुत क्रिटिकल थे कि मतलब जिस तरीके से स्कॉलिस्टिक मेथड, जिस तरीके से कुरान को इंटरप्रेट किया जा रहा था, कुरान को या सुन्ना सुन्ना यानी ट्रेडिशंस ऑफ द प्रॉफिट को जिस तरीके से अडॉप्ट किया जा रहा था, तो वो इससे बहुत हैप्पी नहीं थे। इसके मतलब उसको छोड़ के उन्होंने एम्फेसिस किस पे करा? साल्वेशन थ्रू डिवोशन एंड लव फॉर गॉड। भगवान से प्यार करो, उनको डिवोशन करो, उनकी कमांड्स को मानो, और तब जाके आपको साल्वेशन मिलेगा, ठीक है। जैसे कि एंड फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद, वो लोग सूफीज़ प्रॉफिट मोहम्मद को परफेक्ट ह्यूमन बीइंग मानते हैं। तो जो सूफीज़ है उन्होंने कुरान का एक अलग ही इंटरप्रिटेशन निकाला अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बेस होकर। सो वेलकम टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ कि मैं ह्यूमैनिटीज़ क्लास 12 ह्यूमैनिटी स्ट्रीम क्लास 12 के सभी वीडियोस को पोस्ट करूँ फॉर द सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड पेंटिंग। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल, कीप विजिटिंग। मैं कोशिश करी हूँ कि मैं बहुत जल्दी इंग्लिश के लिए भी वीडियोस अपलोड करूँ फॉर द CUBT पर्पसेस। तो आप मेरी इन वीडियोस को बोर्ड एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए एज वेल एज CUBT को क्रैक करने के लिए, दोनों के लिए यूज़ कर सकते हो। खनकाज एंड सिलसिलास, खनकाज एंड सिलसिलास। 11th सेंचुरी तक सूफिज्म जो था वो एक वेल डेवलप्ड मूवमेंट में इवॉल्व हो चुका था 11th सेंचुरी तक, और इसकी एक बॉडी ऑफ लिटरेचर थी, कुरानिक स्टडीज़ के ऊपर इसकी खुद की सूफी प्रैक्टिसेस थी। इंस्टीट्यूशनली देखा जाए तो सूफीज़ ने क्या करा? कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज शुरू कर दिया था खनका के आसपास। खनका या हॉस्पाइस, खनका जो है वो एक पर्शियन वर्ड है। तो खनका कौन कंट्रोल करता था? एक टीचिंग मास्टर होता था जिसको कहते थे शेख अराबिक में, या फिर पीर और मुर्शीद कहते थे पर्शियन में। तो एक शेख या पीर या मुर्शिद जो होता था वो एक खनका को कंट्रोल करता था, वहाँ पे पढ़ाना वगैरह करता था, मतलब टीच करता था सूफिज़म को। तो वो डिसाइपल्स को एनरोल करता था जिन्हें कहते थे मुरीद्स, और वो अपना एक सक्सेसर अपॉइंट करता था जिसे कहते थे खलीफा। तो एक शेख के बाद जो खलीफा है वो आगे उस खनका का मेंटेनेंस या टीचिंग पर्पसेस के लिए अपने डिसाइपल्स को पढ़ाना करना वहाँ पर जारी करेगा। तो उन्होंने ऐसे रूल्स बनाए थे जिससे स्पिरिचुअल कंडक्ट हो, किस तरीके से इंटरेक्शन होना चाहिए, किस तरीके से मतलब मास्टर के बीच में, स्टूडेंट के बीच में, आपस में दो स्टूडेंट के बीच में क्या होना चाहिए, इस तरीके से रूल्स इस्टेब्लिश थे। सूफी सिलसिला जो थे वो मतलब अलग अलग पार्ट्स में, इस्लामिक वर्ड के अलग अलग पार्ट्स में 12th सेंचुरी तक क्रिस्टलाइज होने लगे थे। मतलब ये जो वर्ड है सिलसिला, इसका लिटरल मीनिंग होता है चेन। तो ये कंटिन्यूस लिंक बताता है उसके एक मास्टर और उसके डिसाइपल, मतलब एक टीचर और उसके स्टूडेंट के बीच में, और वो एक अनब्रोकन स्पिरिचुअल जीनोलॉजी को बताता है कि मतलब प्रॉफिट मोहम्मद से लेकर प्रॉफिट मोहम्मद, फिर उनके डिसाइपल, फिर वो टीचर बने, फिर उनके डिसाइपल, फिर वो डिसाइपल टीचर बने, फिर वो उनके डिसाइपल, इस तरीके से एक पूरी चेन चली आ रही है प्रॉफिट मोहम्मद से लेकर। तो ये उसी चेन के थ्रू है कि स्पिरिचुअल पावर और ब्लेसिंग्स जो थी वो डिसाइपल पे ट्रांसमिट होती जा रही थी, वो ट्रांसफ़र होती जा रही थी। स्पेशल रिचुअल से इनिशिएशन के जो कि डेवलप करे जा रहे थे, जो कि ओथ ऑफ अलीजेंस पहले लेना पड़ता था, उनको एक पैच्ड गारमेंट पहनना पड़ता था, अपने बालों को शेव करना पड़ता था। तो इस तरीके से स्पेशल रिचुअल्स थे इनिशिएशन के कि आप इसमें जब इनिशियली एंटर करते हो तो आपको ये सारे रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ता था। जब शेख की डेथ हो जाती थी तो उनकी एक टूम शाइन, उनकी एक दरगाह बनती थी। एक दरगाह मतलब एक दरगाह जो एक पर्शियन टर्म है कोर्ट के लिए। तो ये जो था वो सेंटर ऑफ डिवोशन बन जाता था उसके फॉलोअर्स के लिए। दरगाह पे जाके फिर वो अपनी प्रेयर्स देते थे। इसने एक प्रैक्टिस को इनकरेज करा जिसका नाम है ज़ियारत यानी पिलग्रिमेज टू हिज ग्रेव, जिसे कहते हैं, जैसे मक्का तक अगर यात्रा करो तो उसे हज कहते हैं, वैसे ही दरगाह तक जाने को कहते हैं ज़ियारत। तो उसकी डेथ एनिवर्सरी पे पर्टिकुलरली बहुत होते हैं, जिसे कहते हैं डेथ एनिवर्सरी या उर्स या मैरिज। उर्स मतलब होता है मैरिज, जो कि सिग्निफाई करता है यूनियन ऑफ हिज सोल विद गॉड। तो मतलब जब उनकी डेथ एनिवर्सरी होती थी तो उसे कहते थे उर, मतलब उनकी सोल अब जाके भगवान अल्लाह से जाकर मिल गई है। तो डेथ एनिवर्सरी पे ये ज़ियारत स्पेशली करी जाती थी। इसका रीज़न ये था कि लोगों को ऐसा मानना था कि सेंट्स जो थे वो अपनी मौत के बाद अल्लाह के साथ जाकर मिल जाते थे, उसके और भी ज़्यादा पास हो जाते थे, जितने अब आज जो लिविंग है उससे ज़्यादा वो सेंट्स जो है वो पास हो जाते थे। तो पीपल उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए जाते थे, मटीरियल
गेन्स के लिए, स्पिरिचुअल बेनिफिट्स के लिए जाते थे। तो एक शेख कल्ट जिसे वाली कहा जाता था वो इस तरीके से एक डेवलप हो गया। सूफिज़म एंड तज़व्वुफ़। सूफिज़म एक इंग्लिश वर्ड है जो कि 19th सेंचुरी में कॉइन किया गया था। ये वर्ड जो है वो सूफिज़म का जो यूज़ किया जाता है इस्लामिक टेक्स्ट में, जो मतलब सूफिज़म के लिए जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं तज़व्वुफ़। हिस्टोरियंस ने इस टर्म को समझा है बहुत अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये सूफ से डिराइव करा गया है। सूफ का मतलब होता है वूल। तो वूल क्या बताता है कि जैसे कि वूलन क्लोथ्स का एक कोर्स होता है कि वूलन क्लोथ्स जो है वो सूफीज़ पहनते हैं, तो इसलिए सूफ उस वर्ड से तज़व्वुफ़ जो है वो डिराइव हुआ है। कुछ लोगों को लगता है कि तज़व्वुफ़ जो है वो सफ़ा से डिराइव हुआ है। सफ़ा मतलब प्योरिटी होता है। कुछ लोगों को लगता है कि ये वर्ड सूफ़ा से डिराइव हुआ है। सूफ़ा मतलब एक प्लेटफॉर्म था जो प्रॉफिट की मॉस्क मस्जिद के बाहर था, जहाँ पर ग्रुप ऑफ क्लोज वॉज मतलब जो उनके फॉलोअर्स थे वो साथ में मिलके सीखते थे और अपनी फेथ और इसके बारे में, तो हो सकता है कि उससे डिराइव हुआ। इस तरीके से अलग अलग नोशंस है कि ये जो वर्ड है तज़व्वुफ़ ये कहाँ से डिराइव हुआ है। नेम्स ऑफ सिलसिलास। बहुत सारे जो सूफ़ी लीनेजेस थे वो उसके फाउंडिंग फिगर के बाद नेम किए जाते थे, जैसे कि कादरी जो थी, कादरी, इट वॉज नेम्ड आफ्टर शेख अब्दुल कादिर जिलानी। सम लाइक द चिश्ती ऑर्डर वर नेम्ड आफ्टर देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन। मतलब कुछ तो उनके जो होते थे शेख उनके आफ्टर नेम करी जाती थी, कुछ जो थे वो जगह के आफ्टर नेम करी जाती थी। जैसे कि चिश्ती सिलसिला जो है वो चिश्त के बाद नेम करी गई। चिश्त एक टाउन है सेंट्रल अफगानिस्तान में, तो उसके बाद ये चिश्ती सिलसिला जो नाम पड़ा। आउटसाइड द खनका। कुछ मिस्टिक्स थे जिन्होंने मूवमेंट इनिशिएट करा रेडिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सूफी आइडियल्स के ऊपर बेस करके। मतलब क्या उन्होंने करा, उन्होंने खनका को एक मतलब अलग ही उस पर ले गए और मेंडिकेसी और सेलिबसी ऑब्जर्व कर ली। तो जो रिचुअल्स, जो एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिज्म सूफीज़म में अप्लाई जाते थे उसको उन्होंने इग्नोर करा। तो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता था, जैसे कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरीज एट्सेट्रा। तो क्योंकि इनका डिफाइंस जो था वो शरिया का था, तो वो बेशरिया भी कहा जाता था। मतलब वो शरिया को काफ़ी कंडेम करते थे कि कितना स्ट्रिक्ट रिचुअल्स है, ऐसा क्यों है, थोड़ा सा वो नहीं होना चाहिए, इसलिए उनको बेशरिया भी कहा जाता था। उनके कॉन्ट्रास्ट में बाशरिया सूफीज़ होते थे। तो बेशरिया सूफीज़ जो सूफ़ी का एक और मतलब वो है कि जो कि इतना मतलब कड़क एकदम एसेटिज्म वगैरह ना अपनाते थे और थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे होते थे, तो वो इस तरीके से, और वो मतलब शरिया के बिल्कुल अगेंस्ट थे, उसको अपोज करते थे, तो वो बेशरिया। और बाशरिया सूफ़ी मतलब जो शरिया को मानते थे, उसके कंप्लायंस में आगे के साथ चलते थे। वाली, इसका प्लूरल है औलिया। वाली मतलब एक फ्रेंड होता है, फ्रेंड ऑफ गॉड होता है। तो वाली एक ऐसा सूफ़ी था जिसने अल्लाह के और करीब हो गया है, जैसे शेख निज़ामुद्दीन औलिया। तो इस तरीके से जो और ज़्यादा पास हो गया है उसके, तो उन्होंने बरकत उनको मिल गई है जिससे कि वो मिराकल्स यानी करामत परफॉर्म कर सके। द चिश्तीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट। सूफीज़ का ये जो ग्रुप था जो इंडिया आया था लेट 12th सेंचुरी में, इसमें थे चिश्तीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे। ये इसलिए था क्योंकि चिश्तीज़ ने सक्सेसफुली लोकल इन्वायरमेंट के साथ अपनी प्रैक्टिसेस को मर्ज कर लिया था। अब चिश्ती कनका में लाइफ कैसी थी? जो कनका थी वो सेंटर थी सोशल लाइफ की, मतलब पूरा सेंटर था। हमें शेख निज़ामुद्दीन के कनका से ये पता है, जो कि 14th सेंचुरी में थी, कि वो यमुना जो नदी है उसके बैंक्स पे बनी थी घियासपुर में। और उस टाइम पे जो सिटी दिल्ली थी उसके आउटस्कर्ट्स में घियासपुर है, उसकी बैंक्स मतलब रिवर यमुना के बैंक्स पे बनी थी। इसमें छोटे छोटे रूम्स थे और एक बड़ा सा हॉल था जिसका नाम था जमात खाना। इस जमात खाना में सारे विजिटर्स, इनमेट्स वगैरह मतलब ये हॉल्स में रहते थे, एक साथ रहते थे और यहाँ पर प्रे करते थे, विजिटर्स भी और इनमेट्स भी। ठीक है, जो इनमेट्स होते थे, इनमेट्स कौन कौन होते थे? शेख के फैमिली मेम्बर्स, उसके डिसाइपल्स, उनके अटेंडेंट्स। तो शेख एक छोटे से कमरे में रहता था, छत के ऊपर रहते थे और वहाँ पर वो विजिटर्स से मिलते थे मॉर्निंग में और इवनिंग में। एक वेरांडा होता था जो कि कोर्टयार्ड को सराउंड कर रहा था, और एक बाउंड्री वॉल होती थी जो कि पूरे कॉम्प्लेक्स के आसपास रन करती थी। एक ऐसा ओकेजन था जहाँ पर मंगोल इन्वेजन को डरते हुए कि मतलब मंगोल्स आके उन पर हमला करेंगे, तो मंगोल्स के हमले से बचने के लिए आसपास के लोग जो थे वो इस कनका में आगे छुप के मतलब रिफ्यूज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंस थी खनका की। ये आप मेजर टीचर्स ऑफ चिश्ती सिलसिला पढ़ सकते हैं। ये डेट्स याद रखिए, ये बहुत ज़रूरी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको लर्न करना। और उनकी लोकेशन, शेख मोइनुद्दीन सिजजी 1235 अजमेर राजस्थान,
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235 दिल्ली, शेख फरीदुद्दीन गंजी शकर 1265 अजोधन पाकिस्तान, शेख निज़ामुद्दीन औलिया 1325 दिल्ली, शेख नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली 1356 दिल्ली। एक बड़ा सा ओपन किचन था जिसका नाम था लंगर, और ये फतू पे रन करता था। फतू मतलब अना चैरिटी, मतलब मांगी नहीं जाती थी, जो लोग जितनी चैरिटी डोनेशन देते थे उस पे रन करता था ये लंगर। सुबह से लेकर देर रात तक हर तरह के पीपल, मतलब सोल्जर हो, स्लेव्स हो, सिंगर हो, मर्चेंट्स हो, पोइट्स हो, ट्रैवलर्स हो, रिच हो, पुअर हो, हिंदू जोगी यानी योगीस हो, कलंदर्स हो, ये सभी जो आते थे वो इनसे मिलने के लिए, शेख की उसमें सीखने के लिए और आते थे। एम्यूलेट्स फॉर हीलिंग, मतलब वो जल्दी ठीक हो जाए उसके लिए ऐसे ताबीज़ वगैरह लेकर जाते थे, और शेख से बहुत सारी उसमें बातें सीखने के लिए, समझने के लिए भी, वेरियस मैटर्स पे डिस्कशन के लिए वो मिलने के लिए आते थे। और विजिटर्स थे जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, अमीर हसन सिज्जी एक पोएट थे, अमीर खुसरो जो थे जो कि ज़ियाउद्दीन बरानी के कोर्ट हिस्टोरियन थे। इन सभी के बारे में, इन सभी ने शेख के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है, तो ये भी शेख से मिलने आते थे। ठीक है, जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट की जाती थी इसमें क्या क्या थे? शेख के आगे झुकना, विजिटर्स को पानी ऑफर करना, इनिशिएट्स जो थे उनके हेड्स को शेव करना, मतलब बालों को बिल्कुल हटा देना, योगिक एक्सरसाइजेस करना, ये सारे क्या थे? ये लोकल ट्रेडिशंस को इन्होंने मिला लिए थे अपने ट्रेडिशंस में। तो ये याद रखिएगा कि व्हाट वर द लोकल ट्रेडिशंस, तो ये लोकल ट्रेडिशंस थे जिनको उन्होंने अडॉप्ट करे थे ये प्रैक्टिसेस को। शेख निज़ामुद्दीन ने बहुत सारे, मतलब शेख निज़ामुद्दीन बहुत सारे स्पिरिचुअल सक्सेसर्स को अपॉइंट करता था और उनको काम देता था कि तुम अलग अलग जाके पूरे सब कॉन्टिनेंट में ऐसे खनका इस्टेब्लिश करो और तुम वहाँ पर ऐसे इसी तरीके से वो करो। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो टीचिंग्स थी, ये जो सूफीज़ की, मतलब चिश्ती सिलसिला की टीचिंग्स थी, ये बहुत फेमस, मतलब पूरे उसमें स्प्रेड हो गई पूरे सब कॉन्टिनेंट में। शेख की फेम और मतलब बहुत ज़्यादा शेख जो थे वो माने जाने लगे और बहुत जल्दी क्विकली हुआ। तो इस वजह से बहुत सारे नए जो पिलग्रिम्स थे, जो इनको मानने वाले थे, वो इनकी श्राइन पे आते हैं और इसके उनकी स्पिरिचुअल एंसेस्टर्स की श्राइन्स पे भी आते हैं। ये है स्टोरी ऑफ, ये हमने पढ़ लिया राइट हियर, यस, स्टोरी ऑफ गंज बख्श। क्या स्टोरी है? 1039 में अबुल हसन जो थे, अबुल हसन अल हुजविरी जो थे, हुजवीर के एक नेटिव थे गजनी के पास, गजनी अफ़गानिस्तान में एक वो है, तो उसके पास एक हुजवीर है, वहाँ के नेटिव थे। उनको इंडस को क्रॉस करना पड़ा, फोर्सफुली उनको क्रॉस कराया गया क्योंकि वो टर्किश आर्मी ने उनके ऊपर इन्वेड करके उन्हें बंदी बना लिया था। तो वो लाहौर में सेटल हुए और उन्होंने यहाँ पर एक बुक लिखी पर्शियन में जिसका नाम है कश्फ उल महजूब, यानी कि अनवीलिंग ऑफ द वेल्ड, यानी जो छिपा हुआ है उसको हटाना, मतलब उसको उजागर करना। उन्होंने ये इसलिए लिखी थी ताकि वो तज़व्वुफ़ का मतलब समझा सके और जो लोग सूफीज़म का प्रैक्टिस करते थे उसको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन कर सके। हुजविरी 1073 में उनकी डेथ हो गई थी और वो लाहौर में ही बरी करे गए थे। उनके ग्रैंडसन जो थे सुल्तान महमूद ऑफ गजनी, उन्होंने उनके ऊपर एक टूम्ब बनाई थी और उनकी ग्रेव के ऊपर, और उनकी जो टूम्ब श्राइन है वो आज बहुत एक फेमस साइट बन गई है पिलग्रिमेज की। उनके डेवोटीज उनकी डेथ एनिवर्सरी पे जाते हैं हुजविरी की, वहाँ पे टूम्ब पे जाते हैं वर्शिप वगैरह करने के लिए। आज भी हुजविरी जो है वो दत्त गंज बख्श की तरह, यानी गिवर हु बेस्टोज ट्रेजर्स, इस तरीके से जाने जाते हैं। और उनकी मुस्लिम जो है उसका नाम है दत्त दरबार, यानी कोर्ट ऑफ दी, दाता दरबार यानी कोर्ट ऑफ दी गिवर, तो दाता गंज बख्श या दाता दरबार। चिश्ती डिवोशनलिज्म, जियारत एंड कव्वाली। पिलग्रिमेज जिसका नाम जियारत हम पहले पढ़ चुके हैं कि उनकी टूम की डेथ एनिवर्सरी पे उनकी टूम तक जाना, उसको कहते थे जियारम। सूफी सेंट्स की टूम पे, ये पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है। ये प्रैक्टिस जो थी वो सूफी के स्पिरिचुअल ग्रेस यानी बरकत को पाने के लिए करी जाती थी। 7 सेंचुरीज से भी ज़्यादा, मतलब 700 साल से भी ज़्यादा पीपल, अलग अलग रिलीजन, कास्ट, क्रीड, क्लासेस, सोशल बैकग्राउंड्स के लोग जो है वो दरगाह पे जाते थे। 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स की दरगाह पे जाते थे, जो हमने यहाँ पर चार्ट देखा, ये 5 ग्रेट चिश्ती सेंट्स की दरगाह पे जाते थे इनसे बरकत के लिए। इनमें से जो सबसे ज़्यादा रिवर्ड, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट, सबसे ज़्यादा विजिटेड है वो है ख्वाजा मोइनुद्दीन की, जिनको पॉपुलरली गरीब नवाज बोला जाता है, यानी जो कन्फर्टर ऑफ द पुअर, नीडी, उनके जो सहायक है। अर्लीस्ट टेक्सचुअल रेफरेंस जो ख्वाजा के हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन के दरगाह के हैं, वो 14th सेंचुरी को डेट करते हैं। ये बहुत क्लियर है
कि वो बहुत पॉपुलर थे, मतलब शेख की पाइटी ऑस्टेरिटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, उनकी ग्रेटनेस स्पिरिचुअल सक्सेसर्स की भी और इतनी थी कि रॉयल विजिटर्स भी इनकी दरगाह पे जाते थे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक जिन्होंने 1326 से 51 तक रूल किया था, वो सबसे पहले सुल्तान थे जो उनकी श्राइन पे गए थे। और अर्लीस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ टू द हाउस टू हाउस द टूम वाज फंडेड इन द लेट 15th सेंचुरी, मतलब 15th सेंचुरी में बहुत ज़्यादा उनको फंड किया गया था उनकी टूम की कंस्ट्रक्शन को बाय सुल्तान घियासुद्दीन खलजी ऑफ मालवा। और क्योंकि वो श्राइन जो थी वो ऐसी रूट पे लोकेटेड थी जो दिल्ली और गुजरात को लिंक करती थी, तो इस वजह से और भी ज़्यादा ट्रैवलर्स इस श्राइन पे आए। 16th सेंचुरी तक आता था ये श्राइन जो थी बहुत ज़्यादा पॉपुलर बन चुकी थी। इनफैक्ट ये मतलब इतनी पॉपुलर बन चुकी थी कि अकबर जो थे वो भी बहुत बार जब भी वो अजमेर जाते थे तो वो इस टूम में जाते ही थे। एंड वो वहाँ पर अकबर जो थे वो खुद वहाँ पर 14 बार गए थे, कई बार तो एक ही साल में 2-2 3-3 बार जाते थे ब्लेसिंग्स के लिए, या फिर नई जगह पर कुछ कॉन्कर करना उसके लिए, ब्लेसिंग्स पाने के लिए, अपने वाउस को फुलफिलमेंट के लिए, सन उनका बेटा पैदा हो जाए उसके लिए, ऐसे ब्लेसिंग्स के लिए वो वहाँ पर जाते थे। तो उन्होंने ये ट्रेडिशन बहुत लंबे टाइम तक 1580 तक मेंटेन रखा। उनके हर विज़िट को सेलिब्रेट किया जाता था, मतलब वो हर विज़िट में बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स वहाँ पे देते थे जो कि इंपीरियल डॉक्यूमेंट्स में रिकॉर्ड किया जाता था। जैसे कि 1568 में उन्होंने एक बहुत बड़ा सी डेक कॉल्ड्रोन टू फैसिलिटेट कुकिंग फॉर पिलग्रिम्स वहाँ पे ऑफ़र करी थी, देग ऑफ़र करी थी। तो उन्होंने वहाँ पर एक मस्जिद भी कंस्ट्रक्ट कराई जिसका जो दरगाह के कंपाउंड में ही है। ये फिगर देखिए, ये 17th सेंचुरी पेंटिंग है शेख निज़ामुद्दीन औलिया और उनके डिसाइबल अमीर खुसरो की। आर्टिस्ट ने कैसे डिफ्रेंशिएट किया शेख और डिसाइबल के बीच में, देखिए शेख जो है वो किस तरीके से उनके पीछे हैलो बना हुआ है, उनके कपड़ों का कलर कैसे ग्रीन है, और ये जो है वो डिसाइपल है उनके बैठने का तरीका अलग अलग है, उनके हाथ रखने का तरीका अलग है, उनके फेशियल फीचर्स वगैरह भी अलग अलग है। और जो अमीर खुसरो वो थोड़े से छोटे और ऐसे भी दिख रहे हैं मुझे शायद, आई एम नॉट वेरी श्योर। ओके, ये फिगर देखिए, ये शेख्स हैं जो कि मुग़ल एम्परर जहांगीर को ग्रीट कर रहे हैं, क्योंकि जहांगीर जो है वो अजमेर जा रहे हैं। इसको पेंट करा है मनोहर ने 1615 में। फाइंड हिज सिग्नेचर इन द पेंटिंग, ये देखिए ये रही, ये तो इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो गई। ये मनोहर की सिग्नेचर यहाँ पर हमें दिख रही है। द लैम्प ऑफ द इंटायर लैंड, हर सूफी श्राइन जो था वो एक डिस्टिंक्टिव फीचर के साथ एसोसिएटेड था। यही 18th सेंचुरी विजिटर फ्रॉम डेक्कन दरगाह कुली खान ने लिखा है। उन्होंने नसीरुद्दीन चिरागी दिल्ली की श्राइन के बारे में, दरगाह के बारे में लिखा है, जो कि मुरक्काई दिल्ली में, एल्बम ऑफ दिल्ली में इन्होंने लिखा है इसके बारे में। शेख जो है इन द ग्रेव, मतलब जो शेख है वो दिल्ली के लैम्प नहीं है, पूरी के इंटायर कंट्री के चिराग है। वो लैम्प मतलब चिराग है, पूरी कंट्री में उजाला करते हैं। लोग वहाँ पे मतलब भीड़ लग जाती है वहाँ पे, पर्टिकुलरली संडे को तो बहुत लोग वहाँ पर आते हैं। दिवाली के महीने में पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन वहाँ पे विज़िट करती है, टेंट्स में उसके आसपास रहती है। वो वहाँ पर टैंक से नहाती है, क्रॉनिक डिजीज़ के वहाँ पर उनको क्योर मिलता है उसमें नहाने से। मुस्लिम हिंदू सभी वहाँ पर एक ही तरीके से एक साथ जुट मिलकर, मतलब बराबरी के उसमें वहाँ जाते हैं, विज़िट करते हैं। सुबह से शाम तक लोग यहाँ पर आते हैं और अपने खुशी वगैरह मनाते हैं, इंजॉय करते हैं यहाँ पर, ट्रीज़ की शेड्स में बैठ के इंजॉय करते हैं। पिलग्रिमेज ऑफ द मुगल प्रिंसेस जहानारा 1643, जहानारा की पिलग्रिमेज के बारे में, मुगल प्रिंसेस 1643। ये जहानारा की बायोग्राफी से है, उन्होंने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर लिखी है। इसकी टाइटल है मुनीस अल अरवा, यानी कॉन्फिडेंट ऑफ स्पिरिट्स। एक बार जब अल्लाह की तारीफ़ करो तो हिजलोली फ़कीरा हम्बल हो। जहानारा जो है वो कैपिटल आगरा से, मतलब उनकी फादर जो थे शाहजहाँ, उनके साथ में कैपिटल आगरा से अजमेर गई। ठीक है, अजमेर जो कि प्योर रीजन है, अनकम्पेरेबल है, उससे कंपेयर नहीं कह सकता। आई वॉज कमिटेड टू द आइडिया दैट हर दिन हर स्टेशन पे मैं 2 साइकिल्स ऑफ ऑप्शनल प्रेयर परफॉर्म करूँगा, परफॉर्म करेंगे। बहुत दिनों तक मैं लेपर्ड स्किन के ऊपर सो नहीं पाए, और मैंने अपने पैरों को उस डायरेक्शन में नहीं कराया जिस डायरेक्शन में मैंने उनकी तरफ अपनी पीठ नहीं करी जब वो वहाँ पर गई थी, और मैंने पेड़ों के नीचे बहुत सारे दिन काटे, रात काटी है। थर्सडे को, गुरुवार को, जो कि चौथा दिन था ऑफ द रमज़ान का चौथा दिन था, मतलब महीने का, रमज़ान महीने का, तो मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मैं वहाँ पर उनकी टूम पे गई, वहाँ पे परफ्यूम वगैरह छिड़का करा। 1 घंटा बचा था बस शाम होने में, तो मैं वहाँ होली सैंक्चुरी में गई। मैंने वहाँ पे मेरे पेल फेस को उनकी धूल से रब किया, थ्रेशोल्ड ऑफ दैट थ्रेशोल्ड की उसकी धूल से।
तो मतलब ऐसे उन्होंने फेस को ऐसे मतलब नीचे झुकाया, उससे टच करा। उस डोरवे से मैं मतलब बिना चप्पल पहने गई, बेयरफुट चल के गई, मैंने ग्राउंड को किस करा। और डोम में एंटर करते ही मैं वहाँ पे लाइट फिल्ड टूम में गई, मेरे मास्टर के 7 बार ऐसे गई। फाइनली मैंने अपने हाथों से सबसे अच्छी क्वालिटी की इत्र यानी परफ्यूम उस पर छिड़का, मतलब एज वर्शिप उसको ऑफर करी। और मैंने अपना रोज स्कार्फ निकाल के जो मेरे सिर पे था उसको उस टूम के ऊपर रख दिया, और इस तरीके से। वॉट आर द जेस्चर दैट जहाना रिकॉर्ड्स टू इंडिकेट अ डिवोशन टू द शेख, यहाँ पर लिखा हुआ है मैं उस डायरेक्शन में नहीं सोई, उस पीठ नहीं दिखाई, इस तरीके से। ये वो सारे वो है, ठीक है। हाउ डज शी सजेस्ट दैट दरगाह वाज अ स्पेशल प्लेस, उन्होंने कैसे कैसे सजेस्ट किया, ये यहाँ पर सब परफ्यूम करा, ये करा, ये सब, ये प्योर रीजन, इनकम्पेरेबल अजमेर, ये सब जो है वो यही दिखाता है कि वो दरगाह बहुत स्पेशल प्लेस थी। ज़ियारत का एक और हिस्सा था म्यूज़िक और डांस, जिसमें मिस्टिकल चैंट्स होते थे जो कि स्पेशली ट्रेंड म्यूजिशियन यानी कव्वाल जो गाते थे, और ये डिवाइन एक्सटेसी को प्रमोट करते थे, इवोक करते थे, ठीक है। जो सूफीज़ होते थे वो गॉड को या तो रिसाइट करके यानी उनका नाम बार बार लेके जिक्र करते थे, उनका नाम ले लेके, या फिर समा लिटरली जिसका मतलब होता है ऑडिशन, मतलब उनकी म्यूज़िक के थ्रू उनको याद करते थे। समा जो था वो चिश्तीज़ का एक इंटीग्रल पार्ट था, और ये बहुत ही इंडिजिनस मतलब बहुत ही अच्छा ये वो था, एक एग्जाम्प्लीफाइड इंटरेक्शन था इंडिजिनस डिवोशनल ट्रेडिशंस के साथ। लैंग्वेजेस और कम्युनिकेशन, ये सिर्फ समा की बात नहीं है कि चिश्ती ने लोकल लैंग्वेजेस में अडॉप्ट किया। दिल्ली में जैसे कि जो चिश्ती सिलसिला के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं, वो हिंदवी में बात करते थे, लैंग्वेज ऑफ द पीपल जो ऑर्डिनरी लोगों की भाषा थी उसमें बात करते थे। बाकी सूफ़ी थे जैसे कि बाबा फरीद, उन्होंने लोकल लैंग्वेज में वर्सेस कंपोज करे जो कि गुरु ग्रंथ साहिब में बाद में इंक्लूड करे गए। और जो थे वो लंबी लंबी पोयम लिखते थे, अब मसनवीज़ लिखते थे अपनी आइडियाज़ एक्सप्रेस करने के लिए। जैसे कि प्रेम अख्या यानी लव स्टोरी पद्मावत जो कि मलिक मोहम्मद जयासी ने कंपोज करी थी, वो पद्मिनी और रतन सेन जो कि चित्तौड़ के राजा रानी थे, उनकी लव स्टोरी के अराउंड वो दी थी। तो इस तरीके से लोकल ट्रेडिशंस को, लोकल लैंग्वेजेस को उसमें कैसे इंक्लूड कर लिया जाता था, और ये जो थी वो समा के टाइम पे इनको रिसाइट किया जाता था, ऐसी पोएम्स वगैरह को। एक बहुत अलग जॉनर ऑफ सूफी पोइट्री हमें देखने को मिलती है बीजापुर कर्नाटका में। ये जो थी वो शॉर्ट पोएम्स थी दक्खनी में, दक्खनी उर्दू का ही एक वेरिएंट है जो कि चिश्ती सूफीज़ को एट्रीब्यूट की जाती है, जो कि इस रीजन में रहते थे 17th और 18th सेंचुरीज़ में। ये पोएम्स जो थे ये प्रॉबली औरतें, विमेन, फीमेल्स गाती थी जब वो हाउस होल्ड चोर्स परफॉर्म करती थी, जैसे कि गेहूँ पीस रही हैं, ग्रेन वगैरह पीस रही, स्पिनिंग, चरखा चलाना करे वगैरह। और कंपोजिशन से इन द फॉर्म ऑफ लूरी नामा यानी कि लोरी, ललबाय, या शादी नामा यानी वेडिंग सॉन्ग, शादी के वक्त जैसे गाने गाते थे, इस फॉर्म में भी ऐसे छोटी छोटी पोएम्स जो थी वो पॉपुलर होने लगी। ये लाइकली है कि जो सूफीज़ है और इस रीजन के वो बहुत इंस्पायर हुए थे प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन से, जो कन्नड़ वचनाज है उससे इंस्पायर होकर उन्होंने ये कॉम्पोजिशन की थी, लिंगायत वगैरह से, या मराठी अभंग से बहुत इंस्पायर थे, या सन्स ऑफ पंढरपुर में जो थे उससे इंस्पायर थे। तो इसके थ्रू इस्लाम जो था वो धीरे धीरे डेक्कन के विलेजेस में भी स्प्रेड हुआ। अमीर खुसरो एंड द कॉल, अमीर खुसरो जो थे वो ग्रेट पोएट थे, म्यूजिशियन थे, डिसाइपल ऑफ शेख निज़ामुद्दीन औलिया थे। उन्होंने चिश्ती समा को एक बहुत ही यूनिक फॉर्म दिया, उन्होंने इंट्रोड्यूस करा कॉल को। कॉल एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है सेइंग। तो कॉल जो एक ऐसा हिम है जो गाया जाता है जब भी कव्वाली शुरू होती है और ख़त्म होती है तो कॉल गाया जाता है। तो ये मतलब सूफ़ी पोइट्री पर्शियन में, हिंदवी में, उर्दू में, हर जगह ये फॉलो की जाती थी। कई बार इन सभी लैंग्वेजेस में से इसमें वर्ड लिए जाते थे। जो कव्वाल्स होते थे जो ये गाना गाते थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया की साइन पे, वो हमेशा कॉल से ही शुरू करते थे। तो आज भी कव्वाली जो है वो इन शाइन पे परफॉर्म की जाती है। आप ये फिगर देख सकते हैं कि निज़ामुद्दीन औलिया के दरगाह में कैसे कव्वाली गाई जा रही है। चरखा नामा ये एक सॉन्ग है जो कि स्पिनिंग व्हील के रिदम पे गाया जाता था। ये लोग जो औरतें होती थी ये गाती थी। आप ये सॉन्ग पढ़ सकते हैं। क्या व्हाट आर द आइडियाज़ एंड मोड्स ऑफ एक्सप्रेशन यूज इन दिस और सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बाय जहानारा टू डिस्क्राइब हर ज़ियारत। ओके, ऑफर दिस टू योर पीर एज अ गिफ्ट एंड ज़ियारत को कैसे वो करते थे कि डू दिस डे एंड नाइट, थ्रेड ऑफ ब्रेड शुड बी काउंटेड वन बाय वन, एंड ये सब चीज़ें, ज़िक्री कल्बी ज़िक्री यानी ये सब चीज़ें। सूफीज़ एंड द स्टेट, एक बहुत मेजर फीचर चिश्ती ट्रेडिशन का ये था उसकी ऑस्टेरिटी, मतलब वो जितनी उसकी वो थी जिसमें एक उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करा वर्ल्डली पावर से। तो ये बहुत मेजर फोर्स था, एक मेजर पावर थी चिश्ती का जिन्होंने इससे बहुत इन्फ्लुएंस करा।
ये इसका मतलब ये नहीं था कि वो बिल्कुल पॉलिटिकल पावर से एब्सोल्युटली कुछ उनका लेना देना ही था। सूफीज़ जो थे वो ग्रांट्स और गिफ्ट्स डोनेशन जो थे वो एक्सेप्ट करते थे, लेकिन उसको चैरिटेबल ट्रस्ट यानी औकाफ सेटअप करने में स्पेंड कर देते थे, या फिर हॉस्पाइसेस के लिए, या फिर टैक्स फ्री लैंड मतलब इनाम वगैरह इन सब चीज़ों को सेटअप करने में वो कर देते थे। चिश्ती जो थे वो डोनेशंस कैश में एक्सेप्ट करते थे, काइन में एक्सेप्ट करते थे, मतलब वो डोनेशंस को अक्यूमुलेट नहीं करते थे पर उसको पूरा बांट देते थे, कपड़े, खाने वगैरह, रहने के खर्चे वगैरह में पूरा जो पैसे वो खर्चा करते थे, जैसे कि समा वगैरह में। इन सब ने जो था उन शेख की मॉरल अथॉरिटी को इंक्रीज़ करा, मतलब लोगों को लगा कि अरे शेख को लालच वगैरह नहीं है, पैसे का कुछ वो नहीं है, तो ये मॉरल अथॉरिटी के लिए पावर उसके लिए वो था। इस वजह से बाकी सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग जो थे वो इस तरफ अट्रैक्टेड थे। इसके अलावा उनकी जो स्कॉलरशिप थी, लोग मानते थे कि इनके पास मिराकुलस जादुई पावर है, और ये बहुत ही फेमस थी। ये जादुई पावर का जो नोशन है काफ़ी फेमस था। इसके अलावा किंग्स जो थे वो अपनी एसोसिएशन सिंपली ऐसे सूफीज़ के नहीं करते थे, उनको भी लेजिटिमेशन की ज़रूरत होती थी उनसे। जब टर्क्स ने दिल्ली सल्तनत को इस्टेब्लिश करा था तो उन्होंने उलामा के इसको मतलब रेजिस्ट करा था। उलामा में कहा था कि उनको लगा था कि उनके सब्जेक्ट से उनको अपोजिशन मिलेगा, और क्योंकि मेजॉरिटी जो थे वो नॉन मुस्लिम थे, तो दिल्ली सल्तनत की उनको लग रहा था कि अगर हमने शरिया को फॉलो करा तो हमें बहुत ज़्यादा अपोजिशन मिलेगा, क्योंकि वो शरिया को हर कोई तो फॉलो करता नहीं था जो उनकी पॉपुलेशन थी। तो इसीलिए वो सूफीज़ की तरफ मुड़ गए, और सूफीज़ से उन्होंने उनकी अथॉरिटी मतलब गॉड से उसको लेजिटिमेशन मिला। इसके अलावा जो थे वो औलिया जो थे वो मतलब वो ऐसा माना जाता था कि जो औलिया थे वो गॉड के साथ बात कर सकते थे, मटेरियल और स्पिरिचुअल कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते थे। इसलिए किंग्स भी जो थे वो उनके टूम में जाते थे और वहाँ पे ऐसे हॉस्पाइसेस बिल्ड करवाते थे ताकि उनकी विशेस पूरी हो सके। देर ऐसे इंस्टेंसेस भी थे जब सुल्तान और सूफीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते थे, जैसे अपनी अथॉरिटी असर्ट करने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता था कि दोनों कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करें, जैसे कि प्रोस्ट्रेशन यानी पूरी तरीके से झुकना, सबमिशन करना, या फिर फीट का किसिंग करना। ओकेजनली जो सूफी शेख होते थे वो हाई साउंडिंग टाइटल्स के साथ ऐसे बुलाए जाते थे, जैसे निज़ामुद्दीन औलिया के जो डिसाइपल्स थे वो उनको सुल्तान अल मशेख बुलाते थे, यानी शेखों के सुल्तान बुलाते थे। सूफीज़ एंड द स्टेट, बाकी जो सूफीज़ थे जैसे सुहरावादी जो दिल्ली सुल्तान के अंडर थे, या नक्शाबादी जो कि मुगल्स के अंडर थे, वो भी स्टेट से एसोसिएटेड करते थे। उनका मोड ऑफ एसोसिएशन जैसा था वो चिश्ती जैसा सेम नहीं था। कुछ केसेस में ऐसे थे कि सूफी जो थे वो कोर्टली ऑफिस भी वो कर लेते थे, मतलब हर कोई ऐसे वर्ल्डली पावर और पॉलिटिकल पावर से दूर नहीं रहता था। डिक्लाइनिंग अ रॉयल गिफ्ट, पहले ये आप देख लीजिए, ये दरगाह है शेख सलीम चिश्ती की, ये बाबा फरीद के डायरेक्ट डिसेंडेंट है, और ये फतेहपुर सीकरी में बनाई गई है। फतेहपुर सीकरी अकबर की कैपिटल थी एक बार में, और ये चिश्ती और मुगल स्टेट के बीच का बॉन्ड दिखाती है। सलीम चिश्ती रॉयल गिफ्ट को डिक्लाइन करा, ये एक एक्सर्प्ट है जो कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया के खनखा पे वहाँ पे प्रोसीडिंग्स को बताती है। ऑथर कौन है? अमर हसन सिजजी। तो मेरा ये गुड फॉर्चून, मेरी बड़ी अच्छी किस्मत थी कि मैंने शेख निज़ामुद्दीन औलिया के पैरों को किस किया, चूमा। इस टाइम पर जो एक लोकल रूलर था उन्होंने एक 2 गार्डन्स उनके लिए बेचे थे, इतने सारा लैंड उनके लिए बेचा था, और उसके साथ टूल्स बेचे थे उसके मेंटेनेंस के लिए, मतलब वो शेख के लिए बेचा था एज अ गिफ्ट, एज अ डोनेशन एक तरीके से। तो रूलर ने ये भी क्लियर बताया था कि वो अपने सारे राइट्स उस गार्डन के ऊपर से, लैंड के ऊपर से ख़त्म कर रहे हैं, उसका कोई राइट नहीं, वो पूरा लैंड उनको दे रहे हैं। जो मास्टर है मतलब शेख निज़ामुद्दीन ने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। इनसे उन्होंने क्या कहा कि अब मैं इन गार्डन्स का, इन ज़मीन का, इस लैंड का क्या करूँगा, ये कुछ भी मेरे काम का नहीं है। फिर उन्होंने एक अप्रोप्रिएट स्टोरी बताई। सुल्तान गियासुद्दीन जो थे वो उस टाइम पर उलूग खान के नाम से जाने जाते थे, वो शेख फरीदुद्दीन के पास गए। उन्होंने शेख को कुछ पैसे ऑफर करे, और 4 गांव की ओनरशिप हो गई कि शेख ये आपके अंडर, ये आपके गांव हो जाएंगे। तो शेख ने मनी तो ले लिया, क्योंकि मनी जो है वो सूफीज़ के बेनिफिट के लिए, खाने पीने खर्चे के लिए वो करें, लेकिन लैंड को भी अपने उसके लिए केयर के लिए। और स्माइल करते हुए शेख अल इस्लाम फरीदुद्दीन ने कहा, मुझे पैसे दे दो, मैं इसको मेरे काम में ले लूँगा सूफ़ी वगैरह के लिए, लेकिन ये जो गाँव आप मुझे दे रहे हो ये तुम अपने पास रख लो, और भी बहुत लोग हैं जिनको इन गाँवों की इच्छा है, ऐसे लोगों को दे दो जिनको ये चाहिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। What aspects of the relationship between the Sufis and the state do you think are best illustrated in the account, कि कैसे रूलर्स उनको डोनेशंस वगैरह देते थे और सूफीज़ को। What does the account tell us about the modes of communication between the sheikh and his disciple? Modes of communication कैसे था ये आप इसमें पढ़ के देख सकते हैं कि जाते थे, उनसे मिलते थे, शेख उनको बोलते थे इस तरीके से।
मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन अलग अलग थे, उनसे जाके पर्सनली भी मिलते थे।